मुझे हिंदी में बोलने को कहा गया है, तो मुझे थोड़ा आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आई हैव टू लिसन टू व्हाट इज सेड। बट बीच बीच में थोड़ा अंग्रेजी के शब्द भी इस्तेमाल होते रहेंगे, तो इसलिए आई थिंक इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय पीपल। तो हम बैठे यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हमें शिक्षा के बारे में चिंता है। शिक्षा के बारे में चिंता क्यों है? क्योंकि सरकार ने जो नीति बनाई है, जो सन 2020 की नीति है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और हम नहीं चाहते कि शिक्षा में वो खामियां हमारे सामने आए। क्योंकि शिक्षा का मकसद क्या होता है? परिवर्तन लाना। शिक्षा से कॉन्शियसनेस बदलती है, और जो कॉन्शियसनेस बदलती है, उसी से समाज में परिवर्तन आता है। तो जो सरकार की नीति है, वो हमने सुबह सुना कि वो कमर्शलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इन सब चीजों की तरफ हमें ले जा रही है। और हम उसके विरोध में हैं। हम उसके विरोध में क्यों हैं? क्योंकि शिक्षा का मकसद ये है कि समाज में बदलाव आए, जैसे मैंने कहा। तो अभी हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि जैसे कि असर की रिपोर्ट आती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, वो 2005 से आ रही है। वो बताती है कि हमारे 14 से 18 साल के 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं। मतलब कि वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो कॉन्शियसनेस कैसे बिल्ड होगी अगर वो समझ नहीं पाएंगे? फिर हमारे जैसे पब्लिक में हम जाते हैं इलेक्शन के समय में, तो लोग कहते हैं कि मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए, मैं उसके लिए वोट करूंगा जो जीतने वाला है। और वो जीतने वाला व्यक्ति आपके हित में बात करेगा या आपके खिलाफ बात करेगा, वो आप सोच नहीं रहे। तो हमारी डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो जाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो हमको उसके लिए वोट करना चाहिए जो कि सबसे अच्छा हमारे लिए काम करे। ये नहीं कि वो जीतने वाला है। जीतने वाला व्यक्ति तो कहीं से पैसा लेके और फिर अजय इलेक्शन लड़ रहा है, और वो फिर किसका हित करेगा? तो मैंने जो काले धन की अर्थव्यवस्था की किताब लिखी थी सन 99 में, तो मैंने 14 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो इंटरव्यू किया था, जो जीते थे 1998 के इलेक्शन में। सबने कहा कि हमें करप्ट लोगों ने पैसा दिया, करप्ट जजेस ने, करप्ट पुलिस वालों ने, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने, बड़े बड़े बिजनेस वालों ने। और उन्होंने कहा कि हमें पता है वो क्यों हमें पैसा दे रहे हैं, जिससे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उनका काम करेंगे। तो क्विड प्रो क्वो होता है। तो हमारे देश में ये जो समस्या है, वो इलेक्शंस में भी है, हमारी पॉलिटिक्स में भी है, हमारे समाज में भी है, कि हम डेमोक्रेसी को नहीं चला पा रहे। और डेमोक्रेसी को नहीं चला पाने से फिर शिक्षा में डेमोक्रेसी कैसे आएगी? शिक्षा में भी हमारा जो समाज है वो बहुत ही फ्यूडल है। तो इस फ्यूडल समाज में डेमोक्रेसी को पालना बहुत ही कठिन है, और डेमोक्रेसी को चलाना भी बहुत कठिन है। तो डेमोक्रेसी को हम चलाएं, इसके लिए हमारी शिक्षा पद्धति सही होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि असर की रिपोर्ट कह रही है कि 14 से 18 साल के बच्चे तो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। उसी तरह अगर हम दुनिया के पटल पे देखें, तो हम टेक्नोलॉजी में कहीं नहीं है आज। हमें चीन भी दबा देता है, अमेरिका भी दबा देता है, रूस भी दबा देता है। तो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगी? टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी हमें शिक्षा पद्धति को सही बनाना पड़ेगा। हमारा R&D ठीक हो। चीन से हमारा 105 ट्रिलियन 5 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। यानी कि जिसको हम दुश्मन कह रहे हैं, उसको हम 105 बिलियन डॉलर की मदद दे रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो हमें हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी देता है और लो टेक्नोलॉजी आइटम भी देता है। तो हमारे गणेश की मूर्ति भी वहां से आती है, दिवाली की लाइट भी आती है, और पिचकारी भी वहां से आती है, पतंग का मांझा भी वहां से आता है। और हाई टेक्नोलॉजी में हमारे API मेडिसिन के वहां से आते हैं। फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वहां से आते हैं। और फिर तो हाई टेक्नोलॉजी में भी वो आगे हो गए, और लो टेक्नोलॉजी भी में हमें वो दे रहे हैं। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत पिछड़ गए हैं। और वजह उसकी ये है कि हमने R&D पे ध्यान नहीं दिया। R&D पे ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति जो हायर एजुकेशन की, वो बहुत कमजोर है। हमारी शिक्षा पद्धति जो है, हम रट के पढ़ते हैं और उससे इम्तिहान देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो मैं 1984 से, जब से मैंने JNU पढ़ाना शुरू किया, तो मैं ओपन बुक एग्जाम देता था। तो ओपन बुक एग्जाम मतलब कि आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बोलते थे सर ये नहीं करिए, हम इम्तिहान में सोच नहीं सकते। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज को एब्जॉर्ब नहीं किया, और एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो फिर उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि हम रट्टा लगा के पढ़ के और उसको फिर भूल जाते हैं। तो इससे नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं होती, और जब नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हम उसको आगे बढ़ा भी नहीं पाएंगे।
और हमारा काम क्या है हायर एजुकेशन में? हमारा काम है कि बच्चों को कटिंग एज ऑफ नॉलेज तक ले जाए, जिससे कि वो उसको नॉलेज को और आगे बढ़ा पाए। अगर हम कटिंग एज ऑफ नॉलेज तक नहीं ले जाते बच्चों को, तो फिर वो आगे भी उसको नहीं बढ़ा पाए। और अगर हम रट के करेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज के समाज में ये नॉलेज जनरेशन क्यों कमजोर है? तो उसके लिए मेरा मानना है कि हमारा समाज अभी भी बहुत फ्यूडल है, और अभी भी ऊपर से ऑर्डर आता है वो नीचे चला जाता है। हमारी शिक्षा पद्धति में भी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अभी बहुत फ्यूडल है, और वो फ्यूडल जो होते हैं वो फिर ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते। तो हमारे समाज में जो शिक्षा के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे ऑटोनॉमी की बहुत कमी है। और ऑटोनॉमी क्यों चाहिए? ऑटोनॉमी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें समाज के लिए सोशली रेलेवेंट नॉलेज जनरेट करनी है। सोशली रेलेवेंट नॉलेज अगर हम नहीं जनरेट करेंगे तो हम डायनेमिक नहीं होंगे। समाज की जो समस्याएं हैं उसका हल हम नहीं निकालेंगे। तो हम बाहर से नॉलेज ले लेंगे, और बाहर से नॉलेज लेके वो रिसाइकिल कर देंगे। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो डिराइव्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं। वो वेस्ट से नॉलेज लेके उसको रिसाइकिल करते हैं। जैसे कि सन 80 के दशक में अगर आप देखें तो उस समय गरीबी के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई थी। सबको वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया था। और वर्ल्ड बैंक का मुद्दा क्या है कि मार्केट होना चाहिए। जब मार्केट होगा तो जो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। जबकि उल्टा है, गरीब आदमी मार्केट में नहीं परफॉर्म कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो हमारी जो थिंकिंग है वो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से आई। उसी तरह अगर हमारी जब प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग आएगी तो क्या करेंगे? वो मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज को आगे करेंगे। जो हमें असली में चाहिए कि हमारी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़नी चाहिए, हमारी जो सोशल साइंसेज में बढ़ना चाहिए। अब फिलोसफी जैसे कोर्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब तो अब जो वो करेंगे कि जो वो प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं, वो पेइंग कोर्सेज में जाएं। तो इससे हमारा जो यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है, जहां पे एक बेसिक स्किल डेवलप होनी चाहिए, वो खत्म हो जाता है। अब यूनिवर्सिटी में अगर परेशानी है तो स्कूल एजुकेशन में भी परेशानी होगी। तो ये इंटरलिंक्ड है सारा का सारा। शिक्षा पद्धति, हायर एजुकेशन, मीडियम और लो एजुकेशन, ये तीनों के तीनों लिंक्ड हैं। अगर हमारे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग में नहीं जाएंगे तो हमारे स्कूल एजुकेशन भी नहीं ठीक होगी। और स्कूल एजुकेशन ठीक नहीं होगी तो हमारी हायर एजुकेशन भी ठीक नहीं होगी। तो हमें एक एजुकेशन को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा। और आज जो हमारा जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो क्या चाहता है? वो डोसाइल वर्कर चाहता है, वो क्वेश्चनिंग वर्कर नहीं चाहता। तो वो चाहता है कि जो क्वेश्चनिंग है वो ना हो। तो इसलिए जो नई पद्धति जो शिक्षा की जो आ रही है वो यही कोशिश कर रही है कि हम डोसाइल वर्कर प्रोड्यूस करें, ना कि थिंकिंग। और हमारे देश में 94% तो वर्कर असंगठित क्षेत्र में है, सिर्फ 6% संगठित क्षेत्र में है। और ये जो असंगठित क्षेत्र का वर्कर है वो एक तरह से कहा जाए तो एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है। उसकी वजह से संगठित क्षेत्र भी कमजोर रहता है। तो जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है, वो यही कोशिश है कि वर्किंग क्लास बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ पाए, वो ज्यादा क्वेश्चनिंग ना करे, वो ज्यादा और डिमांड ना करे। तो ये जो हमारी जो न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी है वो इसलिए लाई गई है कि हम डोसाइल वर्कर को प्रोड्यूस करें, क्वेश्चनिंग ना हो। और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं बस चलते रहे डोसाइल लेबर को प्रोड्यूस करने के लिए, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा वैसे ही चलता रहे। दूसरी तरफ क्योंकि शिक्षा में आज प्रॉफिट कमाने का बहुत जरिया है, तो इसलिए बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल लेते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि उनका पैसा बनता रहे। वो भी चाहते हैं कि पेइंग कोर्सेज वगैरह हो। तो ये सारी की सारी चीजें उसमें आ रही हैं जो हमारी नई शिक्षा पद्धति है, जब उसको हम लोग अपोज कर रहे हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कि थिंकिंग वर्कर हो, थिंकिंग स्टूडेंट हो, जो कि आगे चल के जो समाज में और ज्यादा सोशली रेलेवेंट नॉलेज जनरेट करे, जिससे कि हमारी जो सोशली रेलेवेंट नॉलेज होगी तो हमारी अपनी समस्याओं का हल निकलेगा। हमारे समाज में क्या हो रहा है कि अगर अगर आप देखें तो आज जितनी भी समस्या है, दिल्ली जैसा शहर सबसे पोल्यूटेड है, हवा में, पानी में, हम अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। वजह यह है कि हम अपनी चीजों को अपने तरह से नहीं सोच रहे हैं, उनको बाहर से लेके उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो नई शिक्षा पद्धति को हम अपोज कर रहे हैं, और यहाँ पे पार्लियामेंट बिठाई है, जिसके लिए मैं AISC को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी पार्लियामेंट यहाँ बिठाई, इतने लोगों को बुलाया है। और उनकी थिंकिंग यही है सबकी यहाँ पे कि हमें जो नई शिक्षा पद्धति है उसको अपोज करके अपनी जो पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए उसको आगे बढ़ाना है। तो पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी में हमारा गोल यही है कि हम सब मिल के लड़ें,
हमारी कॉन्शियसनेस बढ़े। और जैसे कि जो गोल रखा गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पास होगा वही चीज हम लेके स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, लोगों की कॉन्शियसनेस बदलेंगे, क्योंकि जब लोगों की कॉन्शियसनेस बदलेगी तभी अपोज कर पाएंगे। नहीं तो जो फोर्सेस हैं जो इस पद्धति को आगे कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल हैं। वो हमारे बिजनेसमैन हैं, वो हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो नहीं चाहते कि क्वेश्चनिंग हो, जो हमारे कॉमनली चार्ज एनवायरनमेंट है आज उसमें वो जो डाइवर्जन करना चाहते हैं, वो कंज्यूमरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, हर एक को एक कंज्यूमरिस्ट बना देते हैं। कंज्यूमरिज्म से होता क्या है कि जो असली मुद्दे हैं वो जो किनारे पे रह जाते हैं और जो इधर उधर के मुद्दे वही सामने आ जाते हैं। अगर जैसे आप देखें तो मैं जब जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था तो उस समय नंदिता नारायण दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन हरदम टीचर्स मूवमेंट में आगे रहता था, और जब 80s के दशक में 3000 वहां पे टीचर्स थे, और जब कॉल देते थे छूटा वाले तो 600 निकल के आते थे। अब जब नंदिता नारायण जब कॉल देती थी तो 12,000 टीचर में से 25 निकल के आते। वजह क्या है? टीचर्स घबरा गए। टीचर्स आज प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, वो उनको जो गेन मिला है उससे निकलना नहीं चाहते। दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया कि टीचर्स को भी डिवाइड कर दिया, सीनियर टीचर्स, जूनियर टीचर। अगर डेमोक्रेटाइजेशन हमें चाहिए जो हमारी नीति में है तो उसमें सीनियर टीचर जूनियर टीचर का कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। फिर हमने डिवाइड कर दिया जब एडहॉक टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स, गेस्ट टीचर्स और जब परमानेंट टीचर्स, इनमें डिवीजन किया। तो हमको सबको मिल के लड़ना है, उसके लिए हमें जितने भी तरह के टीचर्स हैं सबको टीचर्स मान के ही चलना है। और ये कैंपेन करना है कि जो हमारा टीचर है एक ही तरह का टीचर है, उससे हमारी यूनिटी बिल्ड। ये यूनिटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज को भी समझ में आना चाहिए कि टीचर तो टीचर होता है, वो सीनियर टीचर जूनियर टीचर नहीं है, वो एक ही तरह का टीचर है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि ये हमारे यहाँ से आज जो कॉल दी जाएगी एआईएसईसी की तरफ से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे फिर से मुबारकबाद देके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबको साथ मिलके चलना है, सबको साथ मिलके कॉन्शियसनेस समाज में बढ़ानी है जिससे कि हम और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।